हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट आया है नया वाला, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। इसमें कुल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग है और वहीं जो रेस्ट बच रहा है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है। क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स, तो आप इस पेपर को ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे कितने सारे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कवर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था अब्बास तैयब जी के द्वारा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। साथ ही यह ब्रिटिश भारत के प्रथम वाइसरॉय भी थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था? तो यह दिया गया था, का राइट आंसर हो जाएगा अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी का नाम दिया था और इस राज्य को 1856 ईस्वी में विलय का कुशासन आरोप लगाकर जो है इसका विलय कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो यह जो रिलेट है खान अब्दुल गफ्फार खान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चंपारण आंदोलन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण का सत्याग्रह था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो यह हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर जो है कृत्रिम जलमार्ग भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी जो है यह न्यूयॉर्क शहर से होकर बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हडसन नदी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों को की सीमा को बनाता है और इस नदी का नाम इसके खोजने वाले हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो यह जो हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है पेरियार नदी पर बनाई गई है और पेरियार नदी जो है केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पेरियार कहाँ है? तो यह केरल में अवस्थित है। अगला सवाल है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर बना गया है और हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 ईस्वी से 53 ईस्वी के बीच किया गया था और हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह जीत लिया है ऑप्शन जो सी भारत। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर भारत ने जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है हाल ही में घोषित किया गया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। अगले सवाल को देख लेते हैं। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जो है छात्रों को स्कूली समय से ही नवीन उद्योगों और स्व व्यवसाय की जानकारी प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह करंट अफेयर्स के तौर पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसको जो नए सेट का यही एक खूबी है कि इसमें करंट्स के क्वेश्चंस को भी फ्रेंड्स
इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम पेपर जैसा ही सेट किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो यह जो था दूसरे स्थान पर रहा था। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ जो है 4 पदक जीते थे। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सांग आयोजन का जो महोत्सव है यह किया गया आपके हरियाणा में, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं ये प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल को टच करता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है बिहार के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार से रिलेट कर रहा है तो और भी VVI बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो बिहार राज्य ने खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। राज्य खेल की ओर से पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस जो है हाल ही में 8 जून को मनाया गया, और इसका जो थीम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर BPSC द्वारा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, प्लैनेट ओशन दी टाइड्स आर चेंजिंग, यानी महासागर ग्रह लहरें बदल रही हैं, यह जो था इस साल का इसका थीम था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? तो यह कार्य किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा, जिसको जो है क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे यह थे गुरु अंगद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो यह जाता है राजा राम मोहन रॉय को, ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि 19वीं सदी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो यह जो हत्या की गई थी लाला लाजपत राय की मौत के लिए की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। अगला सवाल है, सिकंदर के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट हो जाएगा, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। झेलम का युद्ध किसने जीता? तो झेलम के युद्ध को सिकंदर के द्वारा जीता गया था, और झेलम का युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 326 BC में हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह ढाका में की गई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में की गई थी। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी, और 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है जिनेवा में की गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कांडला पोर्ट जो है यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है सुंदरवन वन के नाम से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सुंदरवन डेल्टा है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वर्षावन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ सालों भर वर्षा होती है। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, यह सुरक्षित जैवमंडल नहीं है। अगला सवाल है, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो है इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जो है मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसमें इनमें से सबसे अधिक वर्षा जो हो जाएगी यह हो जाएगी मानिसराम में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है और सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अगला सवाल है हमारा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नेपाल में एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है सबसे बड़ी संविधान है, ये विश्व की सबसे बड़ी संविधान है ये। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उनके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया है और अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार दुधारू पशु एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा तथा उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो इनमें से जो है सभी को लागू करके शांति को पाया जा सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय। नेक्स्ट सवाल है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो यह राज्य जो था यह बंगाल था। 1943 ईस्वी में बंगाल राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि धन मुद्रा अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, तो इसे हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मुद्रास्फीति का तात्पर्य है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, जो है केंद्र और राज्य के बीच कर संसाधनों का बंटवारा करता है, जो कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का शीर्ष वित्तीय संस्थान है और नाबार्ड से जो क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा हमेशा से पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये सवाल। अगले सवाल को देख लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है यह 1984 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड से हजारों लोगों की जान चली गई थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो यह हो जाएगा कुल 11 जो है मांगे की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो यह किया गया था 1974 ईस्वी को भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था, जो कि 18 मई 1974 को भारत ने 12 किलो टन क्षमता का पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दी नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। अगले सवाल को देख लेते हैं, गाछ रूसल आछी निम्न में किसकी रचना है? तो यह रचना हो जाएगी श्री कमलकांत झा की।
नेक्स्ट सवाल है स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो यह जो हुए थे सन 1969 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया है भागलपुर में। ऑप्शन जो ई हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। मेरी कहानी संपूर्ण एंड ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम है। तो यह किसका नाम हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो यह जो है वीणा के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो यह हो जाएगा उभयचरों में जो होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। और रेप्टाइल में भी 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। सवाल है एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। अगले सवाल को देख लीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो ऐसा जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम कर दिया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो यह जो सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है और यह न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है और यह जो है संवेग संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बेनेट ने किया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा और इन्होंने यह अवधारणा 1976 ईस्वी में दिया था। अगला सवाल है निम्न में कौन सा लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है? तो यह हो जाएगा रुधिर। रुधिर लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा क्षार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह कथन जो है गलत हो जाएगा क्षार के संबंध में। अगला सवाल है क्षार ग्रंथि से कौन एंजाइम स्रावित होता है? तो यह जो हो जाएगा एमाइलेज। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इसका जो दोनों कथन है वो दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी जल का जलवाष्प में परिवर्तन। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई या एसआई इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा वाट। नेक्स्ट सवाल है हमारा दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगी पास्कल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर इसकी गति में जो है बढ़ोतरी होती है या बढ़ती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो यह जो बताता है आधुनिक आवधिक नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा सवाल है गति करती हुई एक कार्य विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यह जो कार्य होगा ऋणात्मक कार्य होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? तो यह जो हो जाएगा नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्न में किसका सही सुमेल नहीं है? तो जिसका सही सुमेल नहीं हो जाएगा वह हो जाएगा तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है?
तो यह जो हो जाएगा बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट सवाल है तरल पदार्थ के क्वांतनांक पर क्या होते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान नियत रहता है। अगला सवाल है यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो यह जो होती है मानव शरीर के गले में अवस्थित होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थलीय विकिरण के कारण सूर्यास्त होने के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु जो होता है ऊष्मा प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, तो इसे हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षाओं वाला होता है, तो इनका जो हार्ट होता है वो 4 कक्षाओं वाला होता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है, तो इसका राइट जो कथन हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो आलू जो है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है, तो यह जो निर्मित है निकेल और लोहे से है। नेक्स्ट है एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है, तो यह जो होता है बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है, तो एक प्राथमिक घटक जो हो जाएगा यह मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक होता है और ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अगला सवाल है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है, तो मानक जो शोर स्तर हो जाएगा यह 45 डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा बीसीजी निम्न में से किस के लिए एक वैक्सीन है, तो बीसीजी का टीका जो हम लगाते हैं यह लगाया जाता है यक्ष्मा या जिसको हम टीबी कहते हैं, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और आप ज़रूर अपनी जो फीडबैक को शेयर किया कीजिए कि अगर कोई गलती हो तो वो भी बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।